ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का घर और रसोई। बर्फीली हवा और कड़कड़ाती ठंड गांव की गलियों में सीटी बजाती घूम रही थी। रात हो चुकी थी और आसमान में तारे भी ठंड के मारे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामलाल और उसके बेटे, बहू, पत्नी और बच्चे रहते थे। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी और पुआल से भरी थी, पर कई जगह से टूट चुकी थी। खिड़की के पास की दरारों से ठंडी हवा धड़ाधड़ अंदर घुसती थी। और इस रात में रामलाल घर आता है और अपनी बहू से रामलाल कहता है, अरे बहू, बाहर ठंड बहुत है, जरा मेरे लिए एक कप जल्दी से चाय तो बना कर डाल दो बेटा। देखो मेरे हाथ तो सुन्न पड़ गए हैं और पूरा शरीर कांप रहा है। हाँ पिताजी, अभी जाती हूँ बाहर और बना कर लाती हूँ, तब तक आप आराम से बैठिए। हे भगवान, एक तो इतनी ठंड में रसोई भी घर के बाहर है और ऊपर से रसोई में न ही तो कोई छत है और न ही कोई दीवार है। इतनी ठंड में अब यहाँ पर चाय बनानी पड़ रही है और अब मुझे ये बर्तन भी धोने पड़ेंगे। अब मेरी उंगलियों का क्या होगा? मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं और ऊपर से इतने गर्म कपड़े भी नहीं है जिससे कि शरीर में आ रही इस बर्फीली ठंड को रोका जा सके। झोपड़ी छोटी होने के कारण 5 बहुओं की रसोई घर के बाहर होती है, जिस पर ना तो छत होती है और ना ही कोई दीवार। कच्ची रसोई और घर छोटा होने के कारण 5 बहुओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हर समय छोटी छोटी चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है। अरे बहू, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें चाय बनाने में? अरे जल्दी करो, मुझे जोरों से ठंड लग रही है। हाँ बस लाई। एक तो घर के अंदर रसोई नहीं है और ऊपर से इतनी ठंड में ये खुली रसोई में काम करना, और खुली रसोई होने के कारण ठंडी हवा आँख को दबा देती है, जिससे चाय बनने में समय लग रहा है। अब बाबूजी को कौन समझाए कि यहाँ खुली रसोई में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर में बहुएं बात करती हैं। एक तो इतनी ठंड में रसोई भी बाहर है, उस पर छत भी नहीं है और हमारे पास तन पर पहनने के लिए स्वेटर भी फटी हुई सी है। अरे बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने इन्हें कितनी बार कहा है कि रसोई को घर के अंदर बना लेते हैं, मगर ये है कि मानते ही नहीं मेरी बात को। अरे कौशिका, तुम कैसी बात करती हो? तुम ही देखो जरा, घर में कोई जगह भी है क्या जहां पर रसोई बना सके? एक तो घर छोटा है और रहने वाले हम लोग इतने सारे हैं, ऊपर से दिहाड़ी करके कमाने वाले हम लोग हैं, जिससे बचत करना ना के बराबर लगता है। अब तुम ही बताओ भला, हम करें तो क्या? हमें अभाव में ही जीवन जीना होगा कौशिका। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं जी। एक तो हमारे घर में जगह नहीं है और ऊपर से ठंड इतनी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। चलिए अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी है, बच्चों को दिहाड़ी पर भी तो जाना है। सभी बात करते करते सो जाते हैं। घर के बुरे हालात और घर छोटा होने के कारण सबको एडजस्ट करके सोना पड़ता है। कोई करवट लेता है तो कोई बिना करवट लिए ही अपनी नींद पूरी करने में जुटा रहता है। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सबको अपना अपना बिस्तर छोड़ना पड़ता है और दिहाड़ी के लिए तैयार होना पड़ता है, और बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और इतने में कौशिका बोल उठती है, बहू चलो जल्दी जल्दी से अब खाना बना लो, सभी भाइयों को दिहाड़ी के लिए निकलना है। माँ जी, आज रसोई में खाना नहीं बनेगा। क्यों बहू, आज रसोई में खाना क्यों नहीं बनेगा? ऐसा क्या हो गया है आज? इन्हें कल ही राशन लाने को बोला था, कोई भी राशन नहीं लाया है और घर में राशन खत्म हो चुका है। अब मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं, आप ही बताइए कुछ। हाँ, वो कल रात को ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी और हाथ पैर आते समय ठंड में जरा भी काम नहीं कर रहे थे और पैर तो चलने का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। रुको, थोड़ी देर में अभी राशन ला देता हूँ। इतना कहते हुए ही मनोज राशन लेने के लिए घर से निकल जाता है और राशन की दुकान पर पहुंच जाता है। भैया 2 किलो आटा, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल देना जरा। जी भैया, अभी देता हूँ। और अपना पहले का हिसाब भी बाकी है मनोज भैया। अरे बबलू भैया, आज का हिसाब तो कर देता हूँ, पिछला जो बाकी है उसे भी मैं 1-2 दिन में पूरा कर दूंगा। अरे हाँ मनोज भैया, याद से चौका ही देना, वरना आगे से राशन नहीं देने वाला मैं। बबलू से बात करने के चक्कर में मनोज राशन लाने में लेट हो जाता है और फिर सारी जुगाड़ू बहुएं इतनी ठंड में घर के बाहर बनी अपनी खुली रसोई में खाना बनाती हैं और फिर 5 भाई खाना खाते हैं। क्योंकि 5 भाई एक जगह एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस वजह से 5 भाई घर से साथ में जाते हैं। मनोज के राशन देर से लाने के कारण 5 भाई घर से निकलने में लेट हो जाते हैं। लेट होने की वजह से 5 भाई हड़बड़ी में जा रहे होते हैं और हड़बड़ी में होने के कारण एक भाई को बाइक सवार टक्कर मार जाता है, जिसकी वजह से धीरज को बहुत चोट आती है और पैसे न होने की वजह से धीरज को हॉस्पिटल ले जाने की जगह घर पर ही लाया जाता है और उसका इलाज घरेलू चीजों से जैसे हल्दी का लेप, हल्दी का दूध और अन्य देसी चीजों से किया जाता है।
अरे अरे ये क्या हो गया धीरज बेटा को, और इसे इतनी चोट कैसे लगी? कहाँ गिर गया मेरा बेटा? एक तो इतनी ठंड है तो चोट लगने के कारण बहुत दर्द हो रहा होगा इसे। माँ, आज काम पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम सब हड़बड़ी में ही चल रहे थे और हमारा ध्यान उस समय कहीं और था और ठंड में कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में एक बाइक वाले ने धीरज भैया को टक्कर मार दी। माँ, गलती हमारी ही है कि हम लोग लेट हो गए और जल्दी पहुंचने की घबराहट में हम ध्यान नहीं दे पाए। बहुओं, अगर आज तुम समय पर रसोई में खाना पका देती तो इतनी हड़बड़ी में, इतनी ठंड में मेरे सभी बेटे समय पर घर से बाहर बिना हड़बड़ी के ही निकलते और आज ये दिन नहीं देखना होता। धीरज को चोट नहीं आई होती और उसे इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता, पर तुमको तो कोई फिक्र ही नहीं है। सभी बहुएं अपनी सास की खरी खोटी सुनती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। एक तो इतनी ठंड में घर का सारा काम भी करो और घर और रसोई को भी देखो, और कुछ गलत हो जाए तो सारा दोष अपने माथे भी ले लो। हे भगवान, कहाँ किस घर में हमारी शादी करा दी है जहाँ पर इतना एडजस्ट करके चलने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता है। अगर कल रात को टाइम से राशन लेकर घर आ जाती तो इतना लेट नहीं होता। और एक तो इतनी ठंड है और ऊपर से घर के अंदर रसोई भी नहीं है। घर के बाहर रसोई होने से इतनी कड़कड़ाती ठंड में बाहर खाना बनाना पड़ता है। हाँ, नहीं तो क्या, रोज रोज ऐसे ही परेशान होना पड़ता है हम सभी बहुओं को। हमारी तो किस्मत ही खराब है। एक तो दिन भर घर का काम करो और ऊपर से सास की ताने भी सुनो जिसमें अपनी कोई गलती ही ना हो। चलो, अब बातें तो बहुत हो गई हैं, थोड़ा अब घर का और रसोई का काम कर ली। कपड़े और बर्तन करना बाकी है और भी घर का बहुत सारा काम बाकी है, क्यों ना इसे पहले पूरा कर लिया जाए। इतनी ठंड में सभी बहुएं एक दूसरे का मुंह ताकती हैं और सोचती हैं इतनी ठंड में कौन कपड़े और बर्तन धोएगा। और फिर सभी बहुएं एक साथ नदी किनारे कपड़े धोने जाती हैं। कहर बरसाती ठंड में पांचों जुगाड़ू बहू के कपड़े धोने के लिए घर से इतनी दूर नदी किनारे आना पड़ता है। 5 बहुएं कपड़े और बर्तन लेकर नदी किनारे पहुंचती हैं और जैसे ही नदी का पानी छूती हैं, बाप रे, इतना ठंडा पानी, कैसे कपड़े धो पाएंगे हम इस ठंड में? पानी को देखो तो कितना ज्यादा ठंडा है। मेरे हाथों की उंगलियां तो पानी में डालते ही सुन्न सी पड़ गई हैं। मुझसे तो अकेले नहीं धोए जाएंगे घर में इतने कपड़े। भाभी, आज आप ही कपड़े धुलवाने में मेरी मदद कर दीजिए। दोनों मिलकर धोएंगे तो आसानी होगी और ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। लाइए, मैं कर देती हूँ आज कपड़े धोने में आपकी मदद। पर हाँ, शाम का खाना आप लोग देख लेना, मुझसे चूल्हे का धुआं और ठंडी हवा सहन नहीं हो पाती है। अल्पा इतनी कहते ही कपड़े धोने लगती है और वहां से सभी बहुएं काम खत्म करके घर की ओर लौट रही होती हैं। तो उन्हें ये एहसास होता है कि इतनी ठंड में सभी चीजों का कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। सभी बहुएं सबसे पहले अपनी झोपड़ी में आ रही हवा को रोकने का सोचती हैं और घर पहुंच जाती हैं। कहाँ गए थे आप सभी लोग? कितनी देर कर दी आप लोगों ने आज? कहीं नहीं, बस पास की नदी किनारे कपड़े धोने गए थे। नदी का पानी आज बहुत ठंडा था तो कपड़े धोकर वहीं पर धूप सेकने लग गए थे बस। अरे, इतनी ठंड में नदी किनारे घर के कपड़े धोने गए थे? हाँ, ठंड कितनी ही क्यों ना हो, हमारी परवाह किसी को भी नहीं है। घर का और रसोई का सारा काम हमें ही तो करना होता है। हमारे पास पानी गर्म करने की लकड़ी तक नहीं होती है जिससे हमें इस ठंड में थोड़ी राहत मिल जाए। पर फिर भी जैसे तैसे हम लोग जुगाड़ से बर्तन साफ करने के लिए गर्म पानी का जुगाड़ कर लेते हैं बस। अच्छा, अरे हमको भी तो बाहर इतनी ठंड में दिहाड़ी का काम करना होता है और हम भी तो ठंडे पानी में अपने हाथों से काम करते हैं। बातें करना बंद करो और चलो अब हमारी झोपड़ी की मरम्मत करते हैं। कैसी हो रही है हमारी झोपड़ी, ऊपर से ठंडी हवा और लगती है जो कि असहनीय होती है। मुस्कान की बात सुनकर सभी बहुएं झोपड़ी की मरम्मत के लिए काम शुरू कर देती हैं। जहां पर अल्पा और निशा झोपड़ी में हो रहे छोटे छोटे छेदों में मिट्टी और गोबर की सहायता से उन्हें भरती हैं, तो वहीं मुस्कान और गीता झोपड़ी की छत पर नई घास फूस से डबल लेयर में कवर कर देती हैं। इसके बावजूद भी ठंडी हवा रुकने का नाम नहीं ले रही होती। बर्फीली हवा कहीं न कहीं से घर के अंदर चली ही आती है। निशा, देखो, मैं जूट की बोरी लाया हूँ। फैक्ट्री में आज सफाई का काम चल रहा था तो वहाँ पर बोरी का वेस्ट को फेंकने मालिक ने निकाली थी। तुम्हारे कुछ काम की है क्या? मैंने सोचा इतनी ठंड में घर में कुछ काम आ जाएगी शायद, तो मैं ले आया इसे। क्या बात है, मयंक जी, सही किया आपने इसे लाकर। वैसे भी घर की खिड़कियों से हवा साई साई करती हुई अंदर आ जाती है। अब कम से कम इसे लगाने से घर में ठंडी हवा तो नहीं आएगी, बस रसोई में ही ठंडी हवा का सामना होगा। अब जूट की इन बोरियों को निशा अपनी सभी भाभियों जेठानियों के सामने ले जाती है और फिर सभी बहुएं मिलकर जूट की बोरियां डबल करके हाथों से सिल देती हैं और खिड़कियों के ऊपर ठंडी ठंडी हवा से बचने के लिए अपने हाथों से लगा देती हैं। परंतु फिर भी हवा तो अंदर कम ही सही पर आ ही रही थी। ये देखकर सास बोलती है,
तुम बहू ने जो ये जूट बोरी से घर में हवा न आने के लिए जो जुगाड़ किया है ना, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, इसी के समान होना। पर तुम सब भी क्या ही कर सकती हो। अब ठंड तो अपनी चरम सीमा पर है, ये जूट की बोरियां भी कब तक ही दम भरेंगी भला। अरे अब क्या करे भाग्यवान, हमें तो ये सब सहना ही पड़ेगा ना। शायद हमारे भाग्य में ही ये सब सहना लिखा होगा। कहीं पिछले जन्म के कुछ कर्म बुरे किए जो इस जन्म में इतनी गरीबी में रहना पड़ रहा है। हाँ, अरे बेटा सुनो, घर बहुत जर्जर हालत में हो रहा है, जरा एक नया घर बना लो बेटा, न जाने कब ये दीवारें ढह जाए, कुछ पता नहीं इसका। और हाँ, या तो रसोई घर के अंदर बनवाना या फिर बाहर की खुली रसोई को नई रसोई बनवा देना, जिससे सभी मौसम की मार झेलनी ना पड़े। माँ, तुम्हें तो पता है ना, घर की जर्जर हालत के समान ही हमारे भी पैसों के मामले में जर्जर हालात चल रहे हैं। अब मैं कैसे कैसे हालातों में घर बनवा दूं, आप ही सोचो जरा। पर जैसे ही हम पांचों भाइयों की हालत थोड़ी ठीक होगी, वैसे ही हम घर को भी बनवा देंगे। इतना कहते हुए हितेश घर से चला जाता है और मन ही मन में अपनी बुरी हालातों को कोसता रहता है कि हम पांचों भाई मिलकर भी इतना नहीं कर सकते कि माँ बार बार घर बनाने की बात कहती है तो हम लोग घर भी बना ले। ठीक है बेटा, पर तुम सब भाई मिलकर के कोशिश करना कि कुछ पैसे बचा पाओ, जिससे कि घर बनवा सको और हमारे सर के ऊपर छत बनी रहे। पतियों की बात सुनकर बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा? इतनी ठंड गिर रही है और एक एक फटी पुरानी स्वेटर से अब ठंड के कारण इतना काम भी नहीं चलने वाला है। कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा हम पांचों बहुओं को। क्यों ना हम घर पर ही अपनी स्वेटर के ऊपर कुछ डिजाइन बना ले? हाँ सही है, ऐसा ही कर लेते हैं। शाम को इतनी ठंड में रसोई में घर में जाने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है और एक तो हमारा घर भी बहुत छोटा है, जगह की कमी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। अल्पा घर में ठंड से बचने के लिए दिन में आसपास के पत्थर इकट्ठा कर सभी को धूप में रख देती है और जैसे ही शाम होने लगती है तो वो उन पत्थरों को बाहर आंगन में उठाकर अंदर घर में ले जाती है, जिससे कि घर के अंदर गर्मी बनी रहती है। लेकिन जगह कम होने के कारण उन पत्थरों को सोने से पहले घर के बाहर फिर से रखना पड़ता है। माँ, चाची ने इन पत्थरों को अंदर रखा था तो घर अंदर से थोड़ा गर्म लग रहा था। अब इसे घर में ठंडी लगेगी, कुछ तो करो माँ, या तो घर बड़ा कर दो या घर में एक नया गर्म हीटर ले आओ माँ, जिससे घर में ठंड न लगे। पिताजी, मुझे भी नई स्वेटर चाहिए। आज स्कूल में मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे कि तू कैसे स्वेटर पहनता है, तेरे पास तो फटी टूटी स्वेटर है, और तो और मुझे स्कूल में रोज रोज चिढ़ाते भी हैं। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, तुम्हारे पुराने स्वेटर को मैं नए स्वेटर जैसा बना देती हूँ, फिर तुम देखना तुम्हारे एक भी दोस्त तुम्हें चिढ़ा नहीं पाएंगे। ये सारी बातें सुनकर गीता के मन में अचानक से एक जुगाड़ आता है और वो सबको बताती है। क्यों ना आज घर की रसोई के काम से निपटकर हम एक देसी हीटर का जुगाड़ किया जाए, जिससे कि इस जालिम ठंड से कुछ राहत मिल सके। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। और हाँ, आज कुछ अच्छा ही देना, मैं रोज रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो गया हूँ। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। आज तक तो जो बना है वो खा ले, कल के लिए तेरे लिए पराठे बना दूंगी। बस ठंड के कारण हाथ पांव ऐसे जम गए हैं कि काम करने के लिए शरीर में फुर्ती नहीं आ पा रही है, इसलिए खाने में लेट हो रहा है। सभी बहुएं घर के बाहर की रसोई से निपटकर देसी हीटर के जुगाड़ में लग जाती हैं और एक मिट्टी की हांडी लेती हैं और उसके अंदर गरम गरम कोयले डाल देती हैं और ऊपर से एक स्टील की छलनी रख देती हैं और इस देसी हीटर को घर के अंदर रख देती हैं, जिससे कि घर के अंदर गर्माहट बनी रहती है और इस ठंड से सबको थोड़ी सी राहत महसूस होने लगती है। ऐसे करके जुगाड़ो बहू अपने जुगाड़ से ठंड में काम चला लेती हैं। अरे वाह बहू, शाबाश, क्या बात है। तुमने तो बहुत ही अच्छा देसी जुगाड़ से घर को गर्म रखने के लिए हीटर बना लिया। सच में मानना पड़ेगा तुम सभी बहुओं को, तुम सभी तो जादूगर से कम नहीं हो। हाँ सच में। अरे मेरी बहुएं तो पूरे घर को बांध कर चल रही हैं, बेचारी कितनी परेशानी उठाती हैं। सबकी सब बहू, एक तो घर के अंदर रसोई नहीं है और ऊपर से इतनी ठंड में घर के बाहर रसोई में बिना दीवार की रसोई में काम करती हैं। और मेरे बेटे हैं कि जिन्हें बहुओं की परेशानी नजर नहीं आती और जब घर बनाने की बात कहो तो सभी नजरअंदाज कर देते हैं और ऊपर से दिहाड़ी करके आते हैं तो हुक्म भी चलाते हैं। जब गर्मी होती तब तो किसी तरह हम दिन काट लेते थे, पर ठंड आते ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हवा दीवारों के बीच से ऐसे घुसती है जैसे किसी कोने में रुकने का नाम ही न ले। चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाना तो दूर, हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है। धुआं आंखों में चुभता है और ठंडी हवा की वजह से चूल्हा ठीक से जलता ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, इतनी ठंड में कैसे इतना काम कर लेती हूँ मैं। बस बच्चों के पीछे ये सब करना पड़ता है।
एक ठंडी सुबह गीता चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार माचिस की तिल्ली बुझ जाती है। उधर छोटू और चित्रा भूख से बिलख रही हैं। रामलाल के मन में लाचारी भर उठी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, इतना तो दे कम से कम कि इतनी ठंड में बेवजह परेशान ना होना पड़े और घर में सब अच्छे से रह पाए। माँ बहुत ठंडी लगी है, खाना कब बनेगा? गीता ने ठंड से ठिठुरती आवाज में कहा, बस बेटा, चूल्हा जल जाए तो तुरंत बना दो, पर यह हवा मानती नहीं है। चूल्हे को बार बार बुझा रही है आज ये हवा। कोशिका बाहर से लकड़ियां लाकर रख रही थी कि उंगलियां ठंड से उसकी सुन्न हो चुकी थी। उसने गीता की परेशानी देखी और कहा, कितनी बार कहा है बेटो से कि रसोई की दीवारें बनवा दे, घर का काम करवा दे, पर कोई भी नहीं सुनता है मेरी। हर साल यही मुसीबत झेलनी होती है बस। अगर हमारी अपनी पक्की रसोई होती ना तो छोटू को यूं ठंड में नहीं बैठना पड़ता और खाना भी आराम से बन जाता। कमाने जाता हूँ तो पेट भरने का बस इतना ही मिलता है, रसोई बनवाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? छोटू मासूमियत से बोला, पिताजी, हमारी भी किसी दिन अच्छी रसोई होगी क्या, जैसी मेरी दोस्त दामू के घर है? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेहनत करूंगा, किसी दिन जरूर बनाएंगे। लेकिन गीता जानती थी कि ये बस दिलासा है। ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और कुंता वहां खड़ी हुई थी। उसने भीतर की हालत देखी। हवा से बुझता चूल्हा, ठंड से कांपता बच्चा, आंखों में थकान लिए रमेश और गीता, जो कि एक छोटे से घर में और खुली रसोई के बीच की कशमकश में फंसे हुए थे। इतने में कुंता धीमी आवाज में गीता से पूछती है कि, गीता बहू, अभी भी खाना नहीं बना? इतनी ठंड में कैसे कर लेती हो ये सब? तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ता होगा ये सब, घर की बड़ी बहू जो ठहरी हो तुम। क्या करे मौसी जी, रसोई की दीवारें नहीं है, हवा इतनी है कि चूल्हा जलता ही नहीं। हम भी चाहते हैं कि अच्छी रसोई हो, पर गरीबी हमें रोक देती है और कम आमदनी होने की वजह से कई सपनों को भी चूल्हे में जलाना पड़ता है। बच्चों के खर्चे भी ठीक से उठते नहीं है और अभी कुछ दिन पहले ही छोटू नई स्वेटर की जिद कर बैठा था। फिर उसे जैसे तैसे समझाया मैंने। सपना तो हमारा भी है, पर बस दिन काटने जितना ही मिल पाता है। क्या ही करें, हम पढ़े लिखे होते तो शायद कुछ अच्छा कर रहे होते। अपने जीवन पर मजदूरी करने आते हैं, उसमें भी मालिक अपने हिसाब से 1 मिनट भी लेट होने की पगार काट ही लेता है। हाँ बेटा नरेश, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। कभी तो भगवान को दया आएगी और वो इन हवाओं से बचने के लिए कुछ उपाय देखा। हिम्मत रखो बस तुम लोग। कुंता इतना बोल ही रही होती है कि उतने में गांव के सरपंच जी द्वारा रामलाल के घर के पास में, जहां कच्ची रसोई थी, पास ही में बहुत सारी खाली जगह होने के कारण वहां पर छोटे बड़े पत्थर रखवा देते हैं। अरे सरपंच जी, आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पत्थर क्यों रखवा रहे हैं? अरे हमें परेशानी होगी सरपंच जी, आप इन पत्थरों को यहाँ से हटाइए अभी। एक तो पहले ही हमारे पास जगह की कमी है और ऊपर से आप इन पत्थरों को यहाँ रख रहे हैं। अरे तुम मेरे रास्ते से हट जाओ रामलाल जी, एक तो ये जमीन तुम्हारी नहीं है और तुम कौन होते हो जो मुझे यहाँ से पत्थर को उठाने को बोल रहे हो? 2 कौड़ी के दिहाड़ी करने वाले लोग मुझे सिखाने चले हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सरपंच द्वारा जोर जबरदस्ती वहां पर रसोई के पास में छोटे छोटे पत्थर रखवा दिए जाते हैं, जिससे रामलाल का पूरा परिवार हताश हो जाता है। और वहीं थोड़ी देर बाद बहुएं जंगल की ओर लकड़ियां लेने चली जाती हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप में 5 बहुएं पुराने पेड़ों के बीच से रास्ता खोजती हैं, जंगल की ओर आगे बढ़ती रहीं। हवा में ठंड थी, पर उनके मन में उम्मीद की गर्माहट थी कि आज तो उन्हें गर्म फल मिल जाएगा, जिसे कि हम गरीबों के शरीर में जाने से गर्माहट रहेगी। अरे भाभी, ये गर्म फल दिखने में होता कैसा है और कैसे प्रकार की पेड़ों पर लगती है? अरे अल्पा, ये गर्म फल जो है ना, ये सफेद कलर के गोलाकार के होते हैं, जो खाने में बड़े ही स्वादिष्ट होती है। गर्म फल की खोज करते करते सभी बहुएं आगे बढ़ती हैं और आखिरकार उन्हें गर्म फल दिख ही जाता है। भाभी, ये क्या है? गर्म फल देखो जरा, ऊपर की ओर देखो। हाँ अल्पा, यही है गरम फल। चलो अब मैं ऊपर चढ़ती हूँ, तुम लोग नीचे से उठाकर बाल्टी में रख दो। गरम फल की खोज करते करते और उसके बाद घर पहुंचने में सभी बहुएं लेट हो जाती हैं और वही पति और बच्चे उनका घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कहाँ गई थी तुम? और ये आने का समय है तुम लोगों का? एक तो हम इतनी ठंड में दिहाड़ी करके आए हैं और यहाँ पर हम और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो भैया, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि समय कितना हो गया है। अरे हाँ, हम आज थोड़ा लेट हो गए हैं, पर आप लोग चिंता मत करो, हम लोग अभी घर से बाहर रसोई में जाते हैं और फटाफट खाना बना कर लाते हैं। हाँ चाची, जल्दी से बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, अब तो मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है। और हाँ, आज मेरे लिए पराठे बना देना, लास्ट टाइम भी मुझे माँ ने पराठे नहीं दिए थे।
सभी बहुएं रसोई में जाती हैं और जल्दी से खाना बनाने में जुट जाती हैं। और ठंड में ठंडी हवा चलने के कारण चूल्हा धीरे धीरे जलता है, जिसके कारण खाना बनने में और भी लेट हो जाता है और बच्चे बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। अरे आओ तुम लोग घर पर। देखा, लेट होने के चक्कर में बच्चों को भूखा सोना पड़ा। रहने दो, अब मुझे भी खाना मत परोसो। बच्चों ने नहीं खाया है तो मुझे भी नहीं खाना, मैं सोने जा रहा हूँ। उस रात बहुओं के लेट होने की वजह से पूरा परिवार बहुओं से नाराज था और नाराजगी लेते हुए सब सो गए। और अगले दिन कौशिका बोली कि बहू सुनो तो जरा, कल तुम लोग जो गरम फल लाई थी ना, मुझे और सबको दे देना। इतनी ठंड में तो छोटे से घर में रहना होता है और उसमें भी खाने पीने की तंगी झेलनी पड़ती है। निशा गरम फल सबको लाकर दे देती है और फिर सब बहुत ही स्वाद लेकर गरम फल को खाते हैं। सभी पांचों बहुएं जुगाड़ू हैं, आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी सबसे छोटी बहू निशा बोलती है, सरपंच जी द्वारा हमारी रसोई के नजदीक जो पत्थर रखे गए थे वो दिन में बहुत गर्म हो चुके थे, जिसके कारण रात को रसोई में खाना बनाते समय ठंड का एहसास कम हुआ। क्यों ना हम सभी लोग मिलकर अपने घर और रसोई को पत्थर से बना लें। निशा की बात सुनकर सबसे बड़ी बहू बोलती है, तुम्हारा जुगाड़ वैसे ठीक है, हाँ, लेकिन हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन तूफानी रात में ठंडी हवा इतनी तेज आई कि घर की दीवारों का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। बच्चे कांपने लगे और कौशिका और रामलाल कश्मकश में पड़ गए कि अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। अरे मैंने कहा था बेटों को कि नया घर बना लो, पर मेरी एक नहीं सुनी किसी ने भी। और अब देखो घर की दीवार टूट गई है ना, अब इतनी ठंड में हम क्या ही करेंगे रमेश के बाबूजी। और फिर सभी बहुओं को गुस्सा आ ही गया और सभी सोचने लगी, अब और नहीं, हमें खुद ही कुछ करना होगा। रोज रोज ही परेशानी देखी नहीं जाती है यूं, और अब तो हद ही हो गई है, अब तो दीवार ही गिर गई है, अब तो हमें साथ मिलकर घर और रसोई को नया बनाना ही पड़ेगा। पर पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, और मजदूर कैसे बुलाएंगे, कैसे करेंगे हम सब एक, और घर किस चीज का बनाएंगे। हम पांचों बहुएं खुद मेहनत करेंगी, अगर घर नहीं बना तो बच्चे ठंड से बीमार हो जाएंगे और हम सब बेघर हो जाएंगे। ऐसे में सरपंच जी द्वारा डाले गए कुछ पत्थर जो काम के हैं वो, और जंगल और नदी के किनारे बहुत पत्थर पड़े हैं, क्यों ना हम उन पत्थरों से दीवारें बना लें। हाँ, मजबूत भी होंगे और सस्ते में भी काम हो जाएगा। चलो आज दोपहर से ही काम शुरू कर देते हैं हम पांचों बहुएं। अगली सुबह पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने परिवार को चाय पानी देकर काम में लग जाती हैं। घर के पास जो काम के पत्थर थे उन्हें टब में रखा और कुछ को हाथों में उठाकर पुराने घर के नजदीक ही रख दिया। बाकी पत्थरों को लेने के लिए टोकरी लेकर नदी किनारे सभी बहुएं पहुंच गईं। इतने भारी पत्थर क्या हम उठा पाएंगे, ये कैसे करेंगे हम लोग। जब दिल मजबूत हो तो पत्थर क्या पहाड़ भी हिल सकते हैं। अब बात तो हमारे घर और रसोई बनाने की जो है। सभी बहुएं दिन भर छोटे बड़े पत्थर ढोती रहीं। अक्सर उनके हाथ छिल जाते, पर वो ठहरती नहीं थी। बस सभी बहुएं ये कायास लगा रही कर बैठी हुई थी कि इतनी ठंड में कैसे भी करके घर तो बनाना ही है। इतने में अल्पा थक कर बैठ जाती है और अपनी सभी देवरानी जेठानी को आराम करने के लिए बोलती है, आराम तो कर लेंगे, लेकिन पहले घर बन जाए, फिर चैन से सोएंगे। तब तक कोई आराम नहीं। जितनी जल्दी हम सभी बहुएं काम करेंगी उतनी ही जल्दी हमारा घर बन पाएगा और इस ठंड से राहत मिल पाएगी। बहुओं के इस जुगाड़ से घर का निर्माण शुरू होता है और घर लौटकर सभी बहुओं ने मिलकर मिट्टी, गोबर और पानी का मिश्रण बनाया। दादी कहती थी कि गोबर और मिट्टी से बना लेप पत्थरों को जोड़ देता है। हम भी वही करेंगे और साथ ही साथ चूने का भी उपयोग करेंगे। पांचों बहुएं लाइन बनकर खड़ी हो जाती हैं और सब अपनी साड़ी का पल्लू करके खड़ी होकर पत्थर को लगाती। वहीं एक बहू पत्थर उठाती तो दूसरी उसी जगह पर रखती और तीसरी लेप लगाती, चौथी दीवार को सीधा करती, साथ ही साथ पांचवी पत्थर को स्थिर कर देती। ऐसे ही शाम होती ही दीवार थोड़ी थोड़ी खड़ी होने लगती है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, अम्मा हमारा घर बन रहा है। सभी बहुओं की ये सुनकर हिम्मत और भी मजबूत हो जाती है। एक दिन अल्पा थक कर रो पड़ी, हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये पत्थरों से घर बनाना। अल्पा, हमारा कोई ईंट सीमेंट वाला महल नहीं, हमारा घर हमारी मेहनत, हमारा यकीन और हमारा प्यार होगा और ऐसा घर कभी नहीं टूटता। ऐसे ही अल्पा को गीता की इन बातों ने नई ऊर्जा से भर दिया और 15 दिनों में 5 जुगाड़ू बहुओं की रसोई और घर बनकर तैयार हो जाता है। वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। गरीबी में भी इतना हौसला, भगवान तुम सबको सदा खुश रखे। माँ जी, हमने सीख लिया है कि जब परिवार साथ होता है तो पत्थर भी दीवार बन जाते हैं और मेहनत से डरने वाले कभी अपना घर नहीं बना सकते। हमारा घर छोटा है पर प्यार से बड़ा है। अब ठंडी हवा भी मेरे घर में नहीं आएगी।
सब बहुएं हाथ पकड़कर अपने नए घर के सामने खड़ी हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिरकार हम पांचों जुगाड़ू बहुओं ने अपने जुगाड़ से घर और रसोई बना ही ली। 5 जुगाड़ू बहू का पत्थर का घर और रसोई देखने में बहुत सुंदर लगता है, जिसे आसपास के लोग आकर तारीफ करते हैं। अब 5 जुगाड़ू बहुएं अपने परिवार के साथ पत्थर के घर और रसोई में खुशी खुशी अपना जीवन बिताती हैं। और 5 जुगाड़ू बहू ने समाज को ये मैसेज दिया, जुगाड़, मेहनत और एकता, इन्हीं से सच्चा घर बनता है।